हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बिल्कुल अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके मीनिंग को लेकर, उसकी डेफिनेशंस को लेकर, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग उसकी विशेषताएं, मतलब कि फीचर्स, उसके करैक्टरिस्टिक्स को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारे आज के टॉपिक का नाम है बेटे, व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रबंध। क्या होता है बेटे ये मैनेजमेंट, प्रबंध किसे कहते हैं? इंग्लिश का जो ये मैनेजमेंट वर्ड है, ये हमारे इंग्लिश के ही 2 वर्ड से मिलकर बना है, मैन प्लस मैनेज या मैन प्लस मैनेजमेंट। ठीक है, मैन का मतलब क्या हुआ? मनुष्य, और मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? प्रबंध। मैनेजमेंट के अंदर हम मनुष्यों का प्रबंध करते हैं। ठीक है, अब मनुष्यों का प्रबंध कैसे किया जाएगा, ये मैनेजमेंट होती क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो बेटे, मैनेजमेंट जो एक वर्ड है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। इसकी ज़रूरत हमें अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में पड़ती है, चाहे वो हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा सामाजिक क्षेत्र हो, हमारा कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी खेल का मैदान है। इवन देन अगर मैं आप लोगों के घर की बात करूँ एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके घर में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी जो मदर है वो आपके घर की मैनेजर है, क्योंकि वो आपके पूरे घर को मैनेज करती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसको लेकर अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए हैं। अगर हम बात करें हेनरी फ्यूल की, जो बहुत ही फेमस है, और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं हेनरी फ्यूल की बात करूं, हेनरी फ्यूल क्या कहता है? हेनरी फ्यूल कहता है कि इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है ये? ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ functions and to get work done in a effectiveness and efficient वे। यहां देखो बेटे, मैंने लिखा कि इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब होता है जो लगातार चलती रहती है। मतलब मैनेजमेंट के अंदर हम जो भी काम करेंगे, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, वो हमारे लगातार चलेंगे, और वो चलेंगे भी सीक्वेंस में। मतलब हम उन कामों को आगे पीछे नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप वो चलेंगे। और इसके अंदर जो हमने काम करने हैं वो क्यों करने हैं? ताकि हम लोग काम कर सकें। ठीक है, लेकिन वो काम कैसे करना है? वो काम करना है या तो इफेक्टिवनेस तरीके से, या करना है वो एफिशिएंट तरीके से। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल किया कि इफेक्टिवनेस क्या होती है। देखो बेटे, इफेक्टिवनेस, इसे हिंदी में कहते हैं प्रभावपूर्णता। ठीक है, अब प्रभावपूर्णता क्या होती है? प्रभावपूर्णता का मतलब है कि आप लोगों को जो भी काम दिया गया, आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया, उसको आप लोगों ने टाइमली कंप्लीट किया। इसका मतलब आप जो थे, आपके उस काम में इफेक्टिवनेस थी। एक वर्ड मैंने लिखा एफिशिएंट या एफिशिएंसी, इसको कहते हैं कुशलता। कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों वर्ड्स में कि दे आर द सेम, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंट और एफिशिएंसी। अब एफिशिएंट का मतलब क्या है, कुशलता का मतलब क्या है? कुशलता के अंतर्गत आप अपना काम भी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं,
टाइमली उसको पूरा भी करते हैं, लेकिन आप अपने काम को इस प्रकार से करते हैं कि काम को करने की जो लागत है, जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो कम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि ए नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, उसको क्या करना था, 8000 जो यूनिट्स थी उसका प्रोडक्शन करना था। अब इतना प्रोडक्शन एक महीने में करने के लिए मैनेजर्स को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ा। अब उन्होंने एक महीने में डबल शिफ्ट में काम करके ये 8000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए 2 शिफ्टों में काम किया या उन्होंने लेबर ज़्यादा लगाई, वॉटएवर जो भी किया, ठीक है, वहाँ पर उनका जो खर्चा था लेकिन वो ज़्यादा आ गया, जितना नॉर्मली एक मंथ में आता था उससे ज़्यादा आ गया। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारी मैनेजमेंट थी, यहाँ पर जो हमारा प्रबंध था, वो प्रभावपूर्ण तो था परंतु कुशल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट थी, जो लागत थी, वो बहुत ही ज़्यादा आई। इस तरीके से केस स्टडी के रूप में भी आपसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में किए जा सकते हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट जो है वो फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ कामों को करने की प्रोसेस है और जिसके अंदर हम अपने काम को बहुत ही इफेक्टिवनेस, एफिशिएंट तरीके से करेंगे। अब ये काम कौन कौन से हैं, यहाँ मैंने वर्ड लिखा है फंक्शंस। तो यहाँ पर ये जो हमारे फंक्शंस हैं बेटे, ये हमारे फंक्शंस होते हैं 5 तरीके। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ये वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट मैं इनके नाम आपको बता रही हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नियोजन, कि किसी भी काम को करने से पहले उसका प्लान बना लेना, उसकी योजना बना लेना, उसको प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग के बाद हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि संगठन, जिसके अंदर हम काम का ढांचा तैयार करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करते हैं, पूरा काम का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है कि कौन कैसा काम करेगा। उसके बाद अब हमें काम करवाने के लिए अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस के अंदर लोगों की ज़रूरत होगी, तो हम लोग स्टाफिंग का काम करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियुक्तिकरण, ताकि हमें जितने कर्मचारियों की ज़रूरत है वो हमारी कंपनी में अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद हमारा 4th फंक्शन आ जाता है डायरेक्टिंग, जिसको हम लोग हिंदी में निर्देशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब हम उनको डायरेक्ट करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाउ टू वर्क डन, कि उनको कैसे काम करना है, हाउ टू परफॉर्म द वर्क, उनको काम को कैसे परफॉर्म करना है। प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन किया, उसके बाद हमने लोग रखे, स्टाफिंग की, हमने उनको डायरेक्शन दी, और लास्ट जो हमारा पॉइंट है या लास्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज कंट्रोलिंग। इसको बोला जाता है किसी पर कंट्रोल करना, किसी पर नियंत्रण करना, ताकि अगर आपका काम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड पूरा नहीं हुआ तो हम उन कमियों को, डेविएशंस को पहले पता करते हैं, ढूंढते हैं और फिर हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये वो 5 काम हैं जो मैनेजमेंट के अंदर किए जाएंगे। इन्हें आपने सीक्वेंस में 1 बाय 1 करना है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन थी वो हमारी थी हेनरी फ्योल के अनुसार। अब मैं एक और आपको डेफिनेशन बताती हूँ, उससे आपको और मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हारोल्ड डी कुंटिज, इसने भी मैनेजमेंट को लेकर अपनी एक परिभाषा दी है। क्या कहता है ये कहता है कि इट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड with formally organized group। हारोल्ड डी कुंटेज कहता है कि ये एक आर्ट है, मतलब जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, वो एक कला है दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की। क्योंकि आप अपना काम खुद तो कर लेते हो, बट अगर आपको उसी काम को सामने वाले से कराना हो तो वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन सामने वाले से काम कराना बहुत मुश्किल है। ये आर्ट सब में नहीं होती, ये एक इंडिविजुअल होती है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाती है। ठीक है, ये हमारी एक कला है। अब कला क्या होती है?
आर्ट क्या होती है? आर्ट का मतलब होता है टू डू अ थिंग इन अ बेस्ट मैनर वे, किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करना, ठीक है, उसको कहते हैं आर्ट। अब यहाँ हमने काम करवाया दूसरों से, ये कला है हमारे, ठीक है, इसे हम प्रबंध कहते हैं। लेकिन अभी आपने काम तो करवाया, लेकिन कैसे? फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के साथ, मतलब कि जो आप लोगों का एक औपचारिक संगठित समूह है, उसकी मदद से आप लोगों ने दूसरों से काम करवाना है। अब ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्या होता है? देखो बेटे, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप संगठन का एक प्रकार का ढांचा है जिसे हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियमों के आधार पर बनाते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ये क्लियर कर दिया जाता है कि हमें क्या काम करना है, हमारे काम करने की क्या उत्तरदायित्व है, हमें काम करने के क्या अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि अगर हम सामने वाले को कोई काम देते हैं तो हमें काम करने से रिलेटेड उन्हें अधिकार भी देने चाहिए, ठीक है, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। इसमें ये बता दिया जाता है कि कौन मेरा बॉस है और कौन मेरे सबॉर्डिनेट है, मुझे किसे रिपोर्ट करनी है और कौन मुझे रिपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी टॉप लेवल के मैनेजर ने किसी भी अपने सबॉर्डिनेट से बात करनी हो तो वो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, उनके बीच में बहुत सारे चैनल्स होंगे, बहुत सारे लेवल्स होंगे, वो डायरेक्टली बात नहीं करेगा, बात जो है वो 1 by 1 होके जाएगी, जिसे हम लोग स्केलर चेन भी कहते हैं। अब ये लेवल्स कितने होंगे, मतलब बीच में कितने लोग आएंगे उनके बीच में, इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर बिजनेस, ये बिजनेस के आकार पर निर्भर करता है। इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, अगर आपके व्यापार का, आपकी बिजनेस का, आपके संगठन का आकार बड़ा है तो लेवल्स की संख्या ज़्यादा होगी, अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो ये लेवल्स भी हमारे कम होंगे। तो ये बच्चे हमारी परिभाषा थी, डेफिनेशन थी जो हारोल्ड डी कुंटेज ने दी थी कि ये दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की कला है और इसमें आप काम करवाओगे एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप की हेल्प से। तो आई होप यहाँ पर आपको इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं या फीचर्स कहीं, ठीक है, विशेषताएं कहीं, ठीक है, या उसके लक्षण कहीं, एक ही बात है कि यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या लक्षण हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि इट इज अ यूनिवर्सल इन नेचर, कि प्रबंध जो है वो एक यूनिवर्सल है। हिंदी में यूनिवर्सल को बोलते हैं सार्वभौमिक, परवेजिव, कि इसका प्रयोग हमारी लाइफ के हर एक फील्ड में किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने मीनिंग में बताया कि इसकी ज़रूरत आपको हर एक फील्ड में पड़ेगी, चाहे वो आपका कोई भी पॉलिटिकल फील्ड है, चाहे आपकी कोई सोशल फील्ड है, ठीक है, चाहे कोई आपकी इकोनॉमिक फील्ड है, आपका स्कूल है, आपका इंस्टीट्यूशन है, शायद ही ऐसा कोई एरिया हो, ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां हमें इसकी ज़रूरत ना पड़ती हो। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, जिसकी ज़रूरत जीवन के हर एक क्षेत्र में पड़ती है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमारी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इट नेवर स्टॉप, ये कभी भी रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। जैसे कि मैनेजमेंट की अगर मैं पहले फंक्शन की बात करूं, प्लानिंग की, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने आज किसी काम की प्लानिंग कर ली तो कल हमें किसी काम की प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, कल भी हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो जो मैनेजमेंट की जो फंक्शंस हैं, जो मैनेजमेंट है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसे आप कभी भी रोक नहीं सकते या ये रुकती भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लगातार चलती रहती है, इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इट इज इनटेंजिबल, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा अदृश्य, अमूर्त, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये अदृश्य है। अदृश्य, इंटेंजिबल का मतलब होता है जो आप लोगों को दिखाई ना दे, ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं देती है, आप इसको छू नहीं सकते क्योंकि इसकी कोई बॉडी नहीं, कोई सोल नहीं, कुछ नहीं, बट यू कैन फील, आप इसे महसूस कर सकते हैं। कैसे? ये तब आप महसूस करेंगे जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है, या आप सफल हो गए हैं,
सक्सेसफुल हो गए हैं, देन यू कैन से, आप बोल सकते हैं कि योर मैनेजमेंट इज गुड, कि आपका जो प्रबंध है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सफल नहीं हो रहे, इट मीन्स आप लोगों की मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है। तो ये आपको दिखाई सुनाई नहीं देती, छू नहीं सकते, बट आप इसको फील जो है वो कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इट इज अ गोल ओरिएंटेड, ये लक्ष्य केंद्रित है। ठीक है, अब लक्ष्य केंद्रित का क्या मतलब है? देखो बेटे, मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? किसी ना किसी काम के लिए, किसी ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पीछे आप लोगों का कोई लक्ष्य होता है। ऐसे ही कंपनी का भी कोई भी लक्ष्य हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहती है, ये उसका गोल है। ठीक है, अब उस गोल को पूरा करने के लिए ही जो है वो मैनेजमेंट कर रही है, मतलब ठीक है, सारे कामों को परफॉर्म कर रही है। तो बिना किसी उद्देश्य के कोई भी काम नहीं किया जाता। तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और एक इसी से ही अगला बिल्कुल मिलता हुआ पॉइंट है जो इसी से ही रिलेटेड है, वो है हमारा इट इज अ ग्रुप एफर्ट प्रोसेस। अब ग्रुप एफर्ट प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। कैसे? अब देखो बेटे, कोई भी आपका लक्ष्य है, कोई भी आपका गोल है, उसे एक अकेला व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उसे सभी की जरूरत पड़ती है, सभी के कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सभी को टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ता है, तभी आप किसी भी कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए अगर आपकी फर्म है, कोई भी कंपनी है, उसका लक्ष्य है कि इस बार मेरे को जो है वो बिक्री बढ़ानी है, 10% तक बढ़ानी है या इतने यूनिट्स तक बढ़ानी है, तो एक अकेला सेल मैनेजर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसे बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। उसे जो है परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी बात करनी पड़ेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी बात करनी पड़ेगी, उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उसको सेल बढ़ानी है तो मतलब उसको तैयार माल चाहिए, फिनिश गुड्स चाहिए। और फिनिश गुड्स कैसे बनेंगी? प्रॉपर कच्चा माल उतनी मात्रा में होना चाहिए, उतना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए। तो सभी के ऊपर वो डिपेंड है। एक अकेले सेल मैनेजर से ये काम नहीं होगा, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ेगा, सभी के कोऑपरेशन की जरूरत होगी। इसीलिए ये हमारी एक ग्रुप एफर्ट प्रोसेस है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक अकेला व्यक्ति जो है वो इस लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। अब डायनेमिक प्रोसेस क्या होती है? देखो, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, मतलब फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब यू कैन चेंज, ठीक है, यू कैन चेंज द पॉलिसीज और द रूल्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। आप अपनी संस्था के नियमों में कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं अगर आसपास के वातावरण में कुछ भी चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हेलमेट बनाते हैं, आपकी कोई हेलमेट बनाने वाली कोई फर्म है, कंपनी है, आप एक महीने में मान लीजिए 10,000 हेलमेट बनाते हैं। अचानक से कंपनी का गवर्नमेंट का कोई रूल आ गया कि जो भी जैसे हम लोग क्या होता है, नॉर्मली ड्राइवर जो चला रहा होता है वही हेलमेट को वियर करता है ना। और अगर मान लीजिए ये रूल आ जाए कि जो पीछे बैठे हैं, ठीक है, उनको भी जो है वो हेलमेट डालना ज़रूरी है। वैसे तो डालना भी चाहिए। देखो, तो इसका मतलब क्या होगा? कंपनी को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डायनेमिक है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ये गतिशील वातावरण में काम करता है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो बेटी, अब यहां पर मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के अंदर हमें सामाजिक उत्तरदायित्व का भी ध्यान रखना है। क्या होता है सामाजिक उत्तरदायित्व? कि हम लोगों का जो बिजनेस है वो समाज में ही रहकर फलता फूलता है। जितने भी हमें इनपुट्स मिलते हैं वो हमें सोसाइटी से मिलते हैं। तो सोसाइटी में रहने वाले जितने भी पार्टीज हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हैं, हमें उनका भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। तभी हम लंबे समय तक अपने बिजनेस को चला पाएंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। कोई ये सोचे कि हम लोग समाज
की को मतलब परे रख के और अपने बिजनेस को ग्रो कर ले, ऐसा नहीं होगा। पुराने टाइम में चल जाता था, लेकिन अगर आज मैं मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करूं तो ये कहा जाता है कि कस्टमर इज किंग, ग्राहक राजा है। आजकल तो चीज़ें भी वही बनाई जाती हैं जो कस्टमर चाहता है। तो हम लोगों को CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है। और आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज में ये बहुत ही कंपलसरी है कि उन्हें पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% जो है वो हर साल CSR पर खर्च जो है वो करना पड़ता है। तो इसलिए प्रबंध के अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व को भी शामिल किया गया है। तो ये बेटे कुछ विशेषताएं थी, ये उसकी लक्षण थे प्रबंध के। तो आज के हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि प्रबंध हमारा क्या होता है, प्रबंध की परिभाषाएं क्या हैं और प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।